खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज हमारी टीम पहुंची है भगत चंद्रा हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर CM भगत, जो हमेशा ही अपनी कविताओं के ज़रिए, अपने बातों के ज़रिए लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, 21 जून को योगा डे है। मोदी ने इसका ऐलान किया था। कितना ज़रूरी है योगा आम इंसान के लिए, आम लोगों के लिए, और कितनी बीमारियों से बचाता है? योगा दिवस है, मोदी ने शुरू कराया था और बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडियन संस्कृति जो कि दबाई जा रही थी काफ़ी समय से, उसको ऊपर उठाया गया इसके माध्यम से, और बेनिफिट तो इसके अनगिनत हैं। अब मानसिक संतुलन, शारीरिक व्यायाम, पेट की स्थिति और शरीर के हर जोड़ के लिए कुछ ना कुछ इसमें है, और नींद और इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो हर चीज़ में इसकी मदद ली जा सकती है, प्रोवाइडेड आदमी ढंग से करे और सीख के करे, इसको तरीके से करे। हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि आजकल जो मॉडर्न योगा के कुछ गुरु आ गए हैं, उनसे थोड़ा सा आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, कोई किसी तरह का योगा, कोई किसी तरह का। उससे अच्छा है कि जो ट्रेडिशनल योगा है आदमी उसी पे स्टिक करे, क्योंकि वो हमारा टाइम टेस्टेड एक प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, एक चमकी नाम का बुखार फैल रहा है बिहार में, जिसके चलते 11 दिनों में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह का कंट्रोल करना चाहिए इस पर? देखिए, जनरली ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं और सीजनल होती हैं, कि वायरल होता है और वायरल म्यूटेशंस बहुत जल्दी होती हैं। क्योंकि वायरस का स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल होता है और वो बड़ी जल्दी म्यूटेट कर जाता है। इसीलिए कई बीमारियां नई सीजनल आती हैं और जनरली वो टाइम के साथ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन जब उसका वेक्टर पता चल जाता है, मान लीजिए किसी के साथ मच्छर एसोसिएटेड है या किसी के साथ ये पोल्ट्री एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे आदमी को रिस्ट्रिक्शन करना है। तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि इसको आइडेंटिफाई करें कि इसका सोर्स क्या है, वेक्टर क्या है। क्योंकि वायरस में एक कमजोरी भी है, जैसे मैंने एक तो बताया कि बड़ी जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं, लेकिन दूसरी इसकी कमजोरी कि ज़रा से ही एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को जैसे ही एक्सपोज होते हैं ये वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो इसमें आइसोलेट करना और अपने आप को सेग्रीगेट करना, प्रिवेंशन करना और सिंपल प्रिकॉशंस लेना, हैंड वॉशिंग है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अब ड्रॉपलेट की भी लिमिट है कि जी आमतौर से एक खांसी करते हैं तो 6 फुट से ज़्यादा नहीं जाती है। तो जब कोई ऐसा बीमार है तो उसको या तो अपना मुंह कवर करके रखे या उसको करे। तो अभी खैर इसके बारे में ये तो नहीं मालूम कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आई थिंक इट्स ए ब्लड बॉर्न डिजीज़, एंसेफेलाइटिस का इसका रोल है। और आदमी थोड़ा सा अभी, जैसे गवर्नमेंट टीम गई है, सेंट्रल टीम गई है अभी कल परसों, तो जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। चलिए, NDA की सरकार बनने के बाद आज इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर आपका पहला इंटरव्यू है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं करूंगा। चुनाव से पहले जो एक योजना निकाल गई थी आयुष्मान भारत, तो क्या आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ है NDA को? इससे कहीं ना कहीं जीत में जो है असर हुआ है? देखिए, मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई जो जनसाधारण को टच कर रहे हैं, चाहे वो चूल्हे की बात थी, चाहे वो बिजली की सप्लाई थी, चाहे वो गाँव में सप्लाई थी, या किसानों को बीज के लिए पैसा देना, बहुत सारी थी। तो उनमें से एक ये भी था। अब होता क्या है कि अक्सर ऐसे मौक़ों पे जब पब्लिक को बेनिफिट होना है वो मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्कीम की प्रॉपर डिज़ाइनिंग भी होनी चाहिए। कई बार हपड़ा दपड़ी में डिज़ाइनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आयुष्मान भारत से फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन एज ए डॉक्टर हमें अभी ख़ास तौर से दिल्ली में बैठ के हमें मालूम है कि आयुष्मान भारत का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, और ये हम गवर्नमेंट को बार बार महसूस करा रहे हैं कि आप इनको ठीक करिए। क्योंकि एक इसमें जो उन्होंने पेमेंट स्ट्रक्चर रखा है वो कॉस्ट को कवर नहीं करता है। जब कॉस्ट को कवर नहीं करता तो ऐसा पेशेंट जब किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसको एक जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उसकी कॉस्ट कवर नहीं होती है तो हर कोई चैरिटेबल, हर वक्त चैरिटेबल और हर कोई चैरिटेबल दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती हैं। थोड़ा बहुत तो आदमी एडजस्ट करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंपैशन समाज के लिए, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया जाए कि जहाँ पे पेमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आप 1 लाख खर्च कर रहे हो आपको मिलेगा 40,000, वो भी अगर थोड़े टाइम पीरियड के बाद और थोड़े ब्यूरोक्रेसी के बाद। तो अभी गवर्नमेंट को जो ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इसमें अभी थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत है, फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है।
एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 मामले सामने आए हैं। योगी पर कमेंट करने पर पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लास्ट नाइट भी एसएचओ ने एक पत्रकार की पिटाई की। तो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया पर इस तरह पुलिस हमला कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्तंभ सारे ही हैं। जनता सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र का, और बाकी सब एंसिलरी सपोर्ट्स हैं। जो मेन सेंट्रल स्तंभ है वो जनता है। अब उसको जब डिस्टेबलाइज किया जाता है, कोई भी एक स्तंभ, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, अगर ये इनमें से कोई भी टिल्ट होता है और कोई भी ज़्यादा भार ले लेता है, या कोई भी अपने आप को सोच लेता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, तो इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। ज़रूरत है हर कोई अपनी जिम्मेदारी से काम करे, समाज के पूरी स्थिति को समझे। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा इन दोनों इंसिडेंट्स पे, कोई मेरे पास दूसरी साइड का वर्शन नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहना चाहिए और एक लिमिट्स में रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें समाज में एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। क्या जो खबर दी गई है उसका इमीडिएट कोई ज़रूरत थी उसको देने की, और उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जिसने ये खबर दी उसकी इंटेंशंस क्या थी, ये सब समझना ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो स्तंभ अपनी इम्पोर्टेंस खुद को कहता है और कई बारी अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा करता है, थोड़ा सा अपने आप को उसको काबू भी रखना चाहिए कि समाज के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी समझे, डिमांड्स भी साथ में आएंगी। डॉक्टर साहब, कई बार पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया है, आप हर बार अपनी कविताओं के ज़रिए कुछ ना कुछ नया संदेश समाज में छोड़ते हैं। तो आज हमारे दर्शकों के लिए कौन सी कविता आप सुनाने वाले हैं? जैसे आप कहें, क्योंकि बहुत तो नहीं, मैंने मेरे ख्याल एक दो या तीन आपको सुनाई है और आपने भी अपने दर्शकों को दी है, तो आप जैसे कहें। एक जो अभी रिसेंटली 2 लिखी है हमने, एक तो चाय पे लिखी है और एक हमने बदलाव पे लिखी है। बदलाव, अब जैसे ये भी समाज में एक बदलाव आया है इस इलेक्शन के बाद। इससे पहले बातें होती थी जाति की, धर्म की, गुटों की, रीजन्स की, लेकिन इस इलेक्शन में एक बात तो सबने मान ली है कि एक बदलाव आया है। जनता ने अपने वोटिंग पैटर्न से इन सब दीवारों को तोड़ दिया है, तो ये भी एक बदलाव है। तो हम बदलाव की बात भी कर लेते हैं और फिर अगर टाइम होगा तो हम चाय की चुस्की के भी मज़े ले लेंगे और आपको भी पिलाएंगे। जो कविता है आपकी बदलाव वाली, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप 2 लाइन सुनाएं और जो भी संदेश आप देना चाहते हैं कविता के ज़रिए। देखिए, बदलाव लिखना की जब भाव आया था मेरा, मैं पहले उसको बताता हूँ। एक दिन बैठा था, मैं देख रहा था डूबते हुए सूरज को, आसमान में रंग बदल रहे थे और बादलों की शक्लें भी बदल रही हैं। तो वहाँ से मैंने मुखड़ा लिखा और उसको मैं आगे लिखता गया और कई चीज़ें इसमें हैं जो हमने कहने की कोशिश की है। हालांकि ये मेन उस वक्त बादलों वाली बात से थोड़ा आगे हट गया था। तो शुरुआत करते हैं। बदलते हुए ये रंग आसमां में डूबते सूरज के साथ, बदलती हुई बादलों की आकृतियां हवाओं के साथ, बदलती लहरों की गति क्षणों के साथ, बदलती लहरों की ऊंचाई इन सब के साथ, बदलते समय के साथ बदलती हुई सोच, क्या हम इनको रोक सकते हैं क्या? कुछ असंभव सी बात है ये सोचना। बदलाव ज़िंदगी का एक अंश है, कोई तो इसको रोक ना पाया अब तक। हाँ, उस बदलाव को समझो और उसके साथ बहने की कोशिश तो करो, उसको समझने की शक्ति तो जुटाओ, इसी में अपना ज्ञान बढ़ाओ, तभी तो कुछ कर पाओगे तुम। नहीं तो असंभव से लड़ते रहोगे तुम। कितना दम है उस समय से लड़ने का तुम में, कितना संयम है उस बदलाव को रोकने का तुम में। रोकते रोकते अपना अस्तित्व भी खो बैठोगे तुम। जो समझने की बात है वो समझो तुम, बदलाव की दिशा बदल दो तुम। बदलाव तो आना है, आप उसकी दिशा बदलने की कोशिश करिए, उस पर अपनी छाप छोड़ दो तुम। ऐसा कुछ कर दो जिसकी मधुर यादें रह जाएं बस, वक्त उन्हें भुलाने के बदले वक्त तुम्हें याद करता रहे। तुम्हारे छोड़े निशान को संभाल कर रखे ये वक्त। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। ये कविता डॉक्टर साहब ने लिखी है और एक नया ही संदेश समाज में दे रहे हैं कि बदलाव चाहे ज़िंदगी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो, बदलाव ज़रूरी होता है और वो आता है। डॉक्टर साहब, आपको अक्सर देखा गया है समाज सेवा के कार्यों में भी आप एक्टिव रहते हैं। आप अभी मैं देख रहा था फ्लाईओवर के नीचे जो ग्रीनरी है उसका जिम्मा भी आपने लिया हुआ, भगत हॉस्पिटल लिया हुआ है। तो ये सीख आपको कहाँ से मिली? डॉक्टरी लाइन में होते हुए भी आप इतने एक्टिव रहते हैं समाज सेवा में। देखिए, एक चीज़ मैं समझता रहा हूँ शुरू से कि जो पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी
हर तरफ से देखने के काबिल हो, वही एक हासिल कर सकता है कुछ। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो फोकस लोग होते हैं वो एक ओहदे तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को पूरा एक कंट्रोल या संभालने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि उनके पास दूसरी साइड का क्या प्रॉब्लम है वो समझने की कोशिश शक्ति नहीं होती है। तो शायद हमारी पर्सनैलिटी में शुरू से ये रहा है कि हम चारों तरफ सोचें, अपने से नीचे के बारे में भी सोचें, अपने से ऊपर के बारे में भी सोचें, दाएं भी सोचें, बाएं भी सोचें, और आगे भविष्य में क्या होना है उसकी भी चिंता रहनी चाहिए, और हर एक को रहनी चाहिए, मेरे को ही नहीं सबको रहनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन जैसे कि एक अंदाज़ा है कि 90% लोग अपने आप तक सीमित रहते हैं और अपनी डिमांड्स करते रहते हैं। शोर मचाते हुए पत्थर हैं वो, जो हमेशा डिमांड्स तो करते हैं, लेकिन जब काम करने की बात होती है तो सडनली वो चुप करके बैठ जाते हैं। 2 या 4% लोग होते हैं समाज में जो कुछ डिलीवर करने की शक्ति रखते हैं। तो जिन जिन को ये क्षमता हासिल है, सबको नहीं होती है, जिनको हासिल है उनको कुछ करके देना चाहिए, और जो जिसके पास वो समाज में इस पोजीशन पे भी पहुंच जाए कि वो ये कर सकता है, तो उसको ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ उसको समाज को दे। वो समाज से लेने का खाली हक नहीं है, हमें देने की भी ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, समाज से सिर्फ लेने का ही हक नहीं है बल्कि देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी। एक और आखिरी सवाल करना चाहूँगा, कोई भी क्षेत्रीय लेवल पर हारी बीमारी होती है, सबसे पहला नाम दिमाग में आता है भगत हॉस्पिटल। तो जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए भगत चंद्र हॉस्पिटल क्या करता है? देखिए, एक तो गरीब आदमी को ये नहीं मालूम कि वो बीमार है, बीमारी के पहली स्टेज में चल रहा है। जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन बीमारी है, और समाज के एक अच्छे परसेंटेज लोगों को इन्वॉल्व रखती हैं, उसमें असर है इनका। अब गरीब आदमी को नहीं मालूम, और वो उसको ये भी नहीं मालूम कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है। तो उसके लिए भगत हॉस्पिटल ने एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा है पिछले 2-2.5 साल से, और लेकिन उसका शोर नहीं मचता है। वो हम छोटे छोटे गलियों में, मंदिरों में, सभाओं में कैंप करते हैं, जहाँ पे हम एवरेज पर डे 70 से 120-130 लोगों को स्क्रीन करते हैं। और उसमें स्क्रीनिंग में बड़ा सिंपल सा है, शुगर, ब्लड प्रेशर और ईसीजी कर लेते हैं, कभी डेंटल चेकअप हो जाता है, कभी आइज़ का चेकअप हो जाता है। इससे क्या होता है कि इन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग बीमारी की शुरुआत में हैं। और आपको मैं बता दूं, फैक्ट ये है कि 20%, 25% लोग इन कैंप्स में जो आते हैं, जो फर्स्ट टाइम टेस्ट कराते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि वो डायबिटिक हैं। अब ये गरीब आदमी के लिए इस स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पे उसको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, उसको मालूम है डायबिटीज़ है, तो जाके सिंपल सी दवाई शुरू कर दे अपनी और उसको कंट्रोल रखे। हाँ, उसके बारे में जो ज्ञान है वो भी उसको मिलना चाहिए कि इसको कैसे आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या है और कैसे उसको रोकना है। इसी तरह हाइपरटेंशन का है, अगर बीपी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आईसीयू में भर्ती होंगे, आईसीयू में भर्ती होंगे तो वेंटिलेटर पर जाएंगे, फिर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी, फिर बिल भी लाखों में जाएंगे। तो जब हम इस बीमारी को फैलने से ही रोक देते हैं तो एक गरीब आदमी को एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है कि बीमारी नहीं फैले। इसको हम कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जैसे इन्फेक्शन हो गया, डेंगू हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो कि फैमिलियल और लिविंग स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। तो जब इस तरह की जानकारी, स्क्रीनिंग एक तरह से हो जाती है, तो टोटल फिगर जो हम लोगों ने अभी तक क्रॉस कर ली है वो 1 लाख से ऊपर लोग स्क्रीन हो चुके हैं, और टोटल कैंप 1000 से ऊपर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है, और मैं चैलेंज करता हूँ कि जो बड़े बड़े शोरूम चाहने वाले एनजीओज़ हैं और जो ये करते हैं और जिनको फंड्स भी मिलते हैं, वो इस फिगर के आसपास कहीं आके दिखाएं। और जाते जाते मैं चाहूँगा, जिस तरह से भाजपा की सरकार पूरे देश में बन चुकी है, सांसदों को बधाइयाँ मिल रही हैं, आप किन शब्दों में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे मोदी को और उनकी टीम को? देखिए, इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ कि मैं इनको कुछ एडवाइस कर सकूँ। मोदी जी ने तो बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत एक डायरेक्शन दी है, और वाकई जो उन्होंने जात पात की दीवारें तोड़वा के और लोगों से वोट लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं सांसदों को इतना कहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग इसलिए जीते हैं कि प्रधानमंत्री की हाथ आपके पीछे था। आप में से बहुत सारे लोगों को पब्लिक जानती भी नहीं थी। अब ये एक तरह से पब्लिक ने आप पे एहसान किया है, क्योंकि जब आप एमपी बने हैं तो आपको एक ओहदा मिला है, ओहदे के साथ एक जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी को 5 साल बाद किसी और को ट्रांसफ़र किया जाए, इससे अच्छा रहेगा कि आप पब्लिक के बीच में रहें, पब्लिक की प्रॉब्लम समझें। लेकिन
ये प्रॉब्लम्स को खाली 1-to-1 बेसिस पे नहीं बल्कि समाज की लॉन्ग टर्म एक विजन के साथ उनको सॉल्व करें और देश को आगे ले जाए। हमारे देश को में बहुत सुधार की ज़रूरत है। हमारी प्रॉब्लम्स ही इसीलिए कि लोकल लेवल पॉलिटिशियन जो है वो सिस्टम में इंटरफियर करके जो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस और स्कीम्स होती है वो नहीं हो पाती। आज हम पालम दाबड़ी रोड पे अगर जाते हैं तो इससे गंदी रोड मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कोई। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बधाइयों से ऊपर उठ के अब काम शुरू किया जाए और हमारे देश को एक अच्छी पोजीशन में बताया जाए। सफाई खाली एनडीएमसी एरिया के लिए नहीं है, सफाई बाकी दिल्ली में भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर सीएम भगत हमारे साथ थे, जिन्होंने हमसे बात की, सोशल इश्यूज़ के बारे में पॉलिटिकल क्वेश्चंस का जवाब दिया और हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और इनके कविताओं ने बता दिया कि किस तरह का बदलाव जनता को चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने तमाम मुद्दों के बारे में मुझसे बात की। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विषय पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।